प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे 3 के अध्याय 7 जनजातीय और खाना बदोश की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा जाता था। बिल्कुल सही। आप अब ये जान लीजिए जनजातीय समाज किसे कहा जाता है, तो ये उसकी परिभाषा है। पहला कथन सही है। अब देखिए दूसरा कथन है, जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। तो आपका दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि संयुक्त रूप से मिलजुल कर भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। इस प्रकार आपका दूसरा कथन गलत है। अब तीसरा कथन है, जाति आधारित और जनजातीय समाज। जाति आधारित समाज क्या कहलाता है दोस्तों? तो जाति आधारित समाज जिस समाज में हम रहते हैं, और जनजातीय समाज ये कथन एक जिसके बारे में आपने पढ़ा। तो जाति आधारित समाज यानी हम लोग, और जनजातीय समाज यानी ये लोग जिन्होंने ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं माना और ना ही उनकी जाति व्यवस्था को अपनाया। तो जाति आधारित समाज और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए कभी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे हैं। क्या सही है? नहीं। आपका तीसरा कथन भी गलत है, दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि हम अपनी जरूरतों के लिए जनजातीय समाजों पर भी निर्भर रहे हैं और जनजातीय समाज भी अपनी विभिन्न किस्म की जरूरतों के लिए हमारे जाति आधारित समाज पर निर्भर रहा है। इस प्रकार आपका दूसरा और तीसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सी सही होगा, केवल एक सही है। आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक सत्य है। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 2 है। क्या है दूसरा एमसीक्यू? चेर जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो हम विचार करने से पहले मैं आपको इस चेर के बारे में बता देता हूं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कक्षा 6 में हमने पढ़ा था चेर। तो चेर कौन होते थे? चोल, चेर तथा पांड्य। इनका शासन कहाँ था? दक्षिण भारत में। और इन तीनों को क्या कहा जाता था? चोल, चेर तथा पांड्य को मुवेंदार कहा जाता था। अब ये चेर एक जनजाति है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए क्या कथन है। पहला कथन है, बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त किया। बिल्कुल सही, उन्हें हरा दिया। अब देखिए दूसरा कथन है, इस युद्ध के बाद, अब ये युद्ध हुआ कब था? तो ये युद्ध हुआ था आपका 1591 में, ठीक है। तो इस युद्ध के बाद चेर मुगलों के पूरे अधीन हो गए। इस क्या कह रहा है दूसरा कथन है कि इस युद्ध के बाद चेर जो थे, चेर जनजाति मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए। तो ये दूसरा कथन आपका गलत है, ऐसा नहीं है। इस युद्ध के बाद चेर मुगलों के पूरी तरह अधीन नहीं हुए थे। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपसे पूछ के आ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो आपका दूसरा कथन असत्य है, तो आप बताएंगे केवल 2 असत्य है। इसलिए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन बी सही होगा। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पर। तो देखिए हमारा तीसरा एमसीक्यू है। क्या है तीसरा एमसीक्यू? कि खाना बदोश के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है। अभी खाना बदोश क्या होता है? तो खाना बदोश ये लोग घुमंतु लोग होते हैं। अच्छा देखिए, तो जानकारी दी हुई है। तो आपका पहला कथन है इनके बारे में, खाना बदोशों के बारे में, कि खाना बदोश घुमंतु लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपने रेवड़ और पशुगण के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते हैं, ठीक है। चारागाह मतलब चारा जहाँ उपलब्ध होता है, और वो पशुचारी होते हैं, ठीक है। पशुओं से उनका जीवन चलता है, उनसे जो दूध प्राप्त होता है उसी से। अब दूसरा कथन है, पहला कथन सही है, अब दूसरा कथन है, ये समाज की किसी अन्य जाति या वर्ग से संपर्क नहीं रखते थे तथा ये लोग अपनी जरूरत के सामान के लिए आत्मनिर्भर थे। तो ऐसा नहीं था। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि आपका जाति आधारित समाज और जनजातीय समाज दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं अपनी विभिन्न किस्म की जरूरतों के लिए। इस प्रकार आपका दूसरा कथन गलत है और पहला कथन बिल्कुल सही है। जैसे अब ये विनिमय क्या करते होंगे जनजातीय समाज में? जैसे ये पशुचारू होते हैं तो इन्हें दूध मिलता है, घी मिलता है, तो इसका ये विनिमय करते थे। विनिमय मतलब जाति आधारित समाज से खाद्य अनाज वगैरह लेते थे और उसके बदले में दूध घी वगैरह देते थे, ठीक है। इस प्रकार आपका जो है पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है। तो आप बताएंगे केवल एक सत्य है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको केवल एक। आपका अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 4 कि बंजारे लोग कौन थे, ठीक है। तो आपका बंजारे कौन थे? तो आपके बंजारे जो थे व्यापारी थे। कैसे? तो बंजारा लोग जो है महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे, ठीक है। खाना बदोश मतलब खाने की आपूर्ति करते थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान खाद्यान्न को लाते ले जाते थे, ठीक है। अब देखिए, तो बंजारा का कारवा क्या कहलाता है? टांडा कहलाता है। एक जानकारी ले लीजिए महत्वपूर्ण, कि बंजारों का जो कारवा होता है उसे क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? टांडा कहलाता है, ठीक है। और बंजारे लोग अपने साथ पूरी घर गृहस्थी बीवी बच्चे साथ लेकर चलते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा अगर आपके यहाँ बंजारे आए होंगे। तो देखिए चौथा है, बंजारे लोग कौन थे? तो बंजारे व्यापारी थे। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है,
गौड़ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम पहचानिए। तो देखिए गौड़ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम है आपका राज्य, फिर गढ़ होता है उसके नीचे, फिर उसके नीचे 84, फिर बरहोत। तो आपका ऑप्शन डी सही है। इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए गौड़ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आपका सबसे पहले क्या आता है, आपका सबसे पहले राज्य आता है। ठीक है, राज्य में गढ़ों में विभाजित होता है। अब इन गढ़ों में क्या होता है, सभी गढ़ किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में थे। ठीक है, गौड़ कुल। अब देखिए ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे। अब ये गढ़ जो होते थे, ठीक है, तो ये पुनः 84 गांवों की, कितने गांव होते थे, 84, इनके 84 गांवों में विभाजित होते थे। ठीक है, अब इन 84 गांवों को भी जिसमें विभाजित होते थे इन्हें भी 84 ही कहा जाता था। अब ये गांव भी 12 में विभाजित होते थे जिसे बरहोत कहा जाता था। ठीक है, कितने में, 12 गांवों में विभाजित होते थे। इस प्रकार ये जो है आपका गौड़ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार तैयार होती थी। राज्य, फिर गढ़ में 84, फिर बरहोत। अब इस गढ़ में मैंने बताया था कि इस पूरे गढ़ में किसी एक कुल का नियंत्रण होता है। तो कुल किसे होता है, जैसे आपके घर में कई लोग रह रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके परिवार में कई लोग रह रहे हैं, तो इनका जो पूर्वज है केवल एक है। जैसे आज है आपके बड़े पापा, बड़ी मम्मी है, चाचा चाची सभी हैं, तो उनके ऊपर केवल एक था जो पूर्वज था, उन सभी के किसी एक के ही सभी कोई संतान है। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता, कुल कहलाता है। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पर। एमसीक्यू नंबर 6 है हमारा, गौड़ जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, गौड़ लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे तथा वे वहां स्थानांतरित कृषि करते थे। बिल्कुल सही। अब ये गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश आपका है कहाँ, तो ये आपका मध्य भारत में है। इस प्रकार पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, गौड़ जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। बिल्कुल सही। तथा प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। बिल्कुल सही। आपका पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। और ये कुल क्या होता है दोस्तों, तो परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहा जाता है जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। इस प्रकार पहला दूसरा कथन सही है। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो आपके दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए 1 और 2 दोनों आपका ऑप्शन सी सही होगा। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 7 है, गौड़ राज्य गढ़कंटका का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है। तो गौड़ राज्य गढ़कंटका का उल्लेख आपके अकबरनामा में किया गया है। अकबरनामा को किसने लिखा, तो अकबर के इतिहास को अकबर के मित्र अबुल फजल और दरबारी अबुल फजल ने 3 जिल्दों में लिखा, जिसमें से आपकी ये तीसरी जिल्द है अकबरनामा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी में आपके गोंडवाना राज्य के गढ़कंटका का उल्लेख मिला है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 8 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है, मध्यकालीन गौड़ समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। तो कथन है, मूलतः बराबरी वाला गौड़ समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। बिल्कुल सही। कारण है, गौड़ जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। तो ये कारण नहीं है, ये तो एक तरह से कथन ही है, इसलिए आपका एक कथन दोनों जो है सही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो है ये कथन की सही व्याख्या नहीं करता है कारण, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे केवल थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 9 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 9 है, अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कंटका पर हमला किया तो उनका सामना किससे हुआ था। तो जब उन्होंने हमला किया तो उनका सामना रानी दुर्गावती से हुआ था। अब रानी दुर्गावती से सामना कैसे हुआ, तो इसकी हिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको कि चंदेल राजपूत राजा सातवाहन की पुत्री का विवाह गढ़कंटका के राजा दलपत के साथ हुआ था। अब सातवाहन की पुत्री कौन थी आपकी, ये दुर्गावती थी। रानी कब बनी, जब इनका दलपत के साथ विवाह हो गया तो ये रानी दुर्गावती कहलाई, उसके पहले राजकुमारी थी। अब राजा दलपत की जो है मृत्यु हो गई, कब हो गई, कम उम्र ही हो गई, और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन किया। पहले स्त्रियों का शासन करना अलाउ नहीं था, इस वजह से उन्होंने अपने पुत्र, 5 साल का पुत्र था, क्या नाम था, वीर नारायण, उसके नाम पर शासन किया। फिर आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर हमला कर दिया और रानी दुर्गावती ने उनका जमकर सामना किया। और फिर जब लगा कि अब हार जाएंगी तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने की बजाय खुद की हत्या करना, ठीक है, खुद मर जाना सही समझा। उसके बाद उनके मृत्यु होने के बाद कुछ देर बाद उनका पुत्र कौन था, वीर नारायण, वो भी लड़ते लड़ते शहीद हो गया। इस प्रकार आपका कौन सा कथन सही होगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा। याद रखिएगा 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कंटका पर हमला किया था
तो उनका सामना रानी दुर्गावती से हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 10 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 10 है, गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कंड का राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफ़ी मात्रा में धन कमाया गया। तो देखिए गोंडवाना क्षेत्र में ये जो गढ़कंड राज्य था, तो इन्होंने हाथी के व्यापार में काफ़ी धन कमाया था। ठीक है, गढ़कंड का एक समृद्ध गोंडवाना राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में इसके निर्यात करने के व्यापार से काफ़ी धन कमाया। जब मुगलों ने इन्हें हराया तब मुगल बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में मतलब बहुत अधिक मात्रा में लूट कर अपने साथ ले गए। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन बी सही होगा, हाथियों से। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 11 पर। एमसीक्यू नंबर 11 है हमारा, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए पहला कथन है, इतिहासकारों एवं मुसाफिरों के द्वारा जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई। नहीं, ऐसा नहीं था, आपका पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है, जनजातीय लोग अपने समृद्ध रीति रिवाज एवं परंपराओं का संरक्षण वाचिक या मौखिक तरीके से करते थे। तो आपका दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। इस प्रकार आपका पहला कथन जो है गलत है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2 सही है। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 12 है कि 11वीं और 12वीं सदी के जनजातियों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए 3 कथन है, जिनमें से पहला कथन है आपका कि कुछ जनजाति परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए और कई कुल राजपूत मान लिए गए। बिल्कुल सही। अब दूसरा कथन है, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। बिल्कुल सही। अब तीसरा कथन है, इस्लाम को अपनाने वाले इन जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक व्यवस्था को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया। तो आपका तीसरा कथन गलत है, क्योंकि बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं, अस्वीकार किया गया था, मतलब स्वीकार नहीं किया गया था। इस प्रकार पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम की शक्तिशाली जनजातियों ने जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, उन्होंने जाति व्यवस्था को पूर्णतः नकार दिया था। ठीक है, और इसमें बोल रहा है स्वीकार किया था, इसलिए आपका जो है तीसरा कथन गलत है, पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका कौन सा कथन सत्य होगा? आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 1 और 2 सत्य है, तीसरा कथन गलत है, आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 13 पर। एमसीक्यू नंबर 13 है हमारा, अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे। तो अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से म्यांमार के निवासी थे। ये हमारे भारत कब आए थे? भारतीय उपमहाद्वीप में 13वीं सदी में आए थे। याद रखिएगा कब? 13वीं सदी में। और आकर बसे कहाँ थे? तो आपके कहाँ बसे थे? ब्रह्मपुत्र की घाटी में आकर बस गए थे। अहोम से आए लोगों ने भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन कर दिया था और उन्होंने नए राज्य की स्थापना की थी। तो अहोम जनजाति के लोग म्यांमार से आए थे, आपका ऑप्शन सी सही होगा। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 14 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 14 है कि अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था। तो अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक जो है आपके श्रमिकों को कहा जाता था। ठीक है, ये इन श्रमिकों से बेगार कराई जाती थी। बेगार मतलब काम कराया जाता था और कुछ पैसे भी नहीं दिए जाते थे। अहोम राज्य जो था बेगार पर ही निर्भर था और राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम कराया जाता था इन्हें ही पाइक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाइक, जिनसे जबरन काम लिया जाता था। ठीक है, इन्हें श्रमिकों को, इसलिए आपका ऑप्शन ही सही होगा। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 15 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 15 है, कौन सी जनजाति के लोगों ने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया तथा 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। तो आपकी अहोम जनजाति ने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया और 1660 आने तक उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण में सक्षम हो गए थे। कौन सी जनजाति? अहोम जनजाति। आपका ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा आग्नेय अस्त्र इन्हें ही कहा जाता है, किसे? गोला बारूद को ही। अब देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 16 है। क्या है एमसीक्यू नंबर 16? कि अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था। तो अहोम समाज के अंतर्गत खेल आपके कुल को कहा जाता था। कुल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहा जाता है जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब देखिए अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, और एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 17 पर, जो कि हमारा अंतिम एमसीक्यू है। देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 17 है, अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। ठीक है, जो भी सभी वयस्क पुरुष होते थे, मतलब जिनकी उम्र 18-20 के ऊपर होती थी। आज हम वयस्क किन्हें कहते हैं? जो
18 के ऊपर होते हैं तो उसी समय भी कोई क्राइटेरिया रहा होगा, 18, 20, 13, 14, 15 जो भी रहा हो, तो सभी वयस्क पुरुष जो होते थे सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। और बाकी समय क्या करते थे, हर समय तो युद्ध नहीं होता था, तो बाकी समय वे क्या करते थे, दूसरे समय बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या सार्वजनिक कार्यों में अपना योगदान देते थे। कौन, वयस्क पुरुष। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अब दूसरा कथन है, अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था। जो समाज था, रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है दोस्तों, रूढ़िवादी मतलब आगे न बढ़ना, जो है हमारे सामने उसी में संतोष लगाए रहना और उसी को करने देना। अब देखिए, अब रूढ़िवादी समाज थे जो कवि एवं विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता था, तो आपका ऐसा नहीं था, ठीक है। दूसरा कथन जो है बिल्कुल गलत है। वे रूढ़िवादी होते तो वो म्यांमार से यहाँ क्यों आते हमारे ब्रह्मपुत्र की घाटी में, ठीक है। इसलिए आपका दूसरा कथन गलत है, पहला कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। कथन दूसरा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अहोम समाज एक बहिष्कृत समाज था। कवि और विद्वानों को अनुदान में भूमि दी जाती थी, नाट्य कर्म को भी प्रोत्साहन दिया जाता था। इस प्रकार आपका पहला कथन बस सही है, दूसरा कथन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.